Hello everyone and welcome to my channel Teaching Diary. This is class 12th entrepreneurship. इस वीडियो में यूनिट 1 that is entrepreneurial opportunity cover करेंगे and what I have done जितने भी important previous year से CBSE बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं chapter wise we are going to cover and अगर आप एक बार इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मेरे साथ कवर करेंगे so definitely it is going to help in preparation for your board examination. So let's start with the questions. तो ये आप जब जैसे जैसे मैं इस वीडियो में क्वेश्चंस कवर करूंगी, one thing you will analyze after watching the video कि काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेड है. क्यों रिपीटेड है? क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो कई बारी 2020 में, कई बारी 23 में, कई बारी 2025 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं. सो इस वीडियो के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो यू हैव टू पे अटेंशन टू, यू हैव टू स्पेसिफिकली फोकस on those particular questions, right? So I will tell you, I will also guide you. So let's start with the video. First question जो है वो है which of the following is not an element of business opportunity. तो ये चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इसमें से तीन जो है they are element of business opportunity, एक नहीं है, वो आपको बताना है. So the answer is scheduling. Scheduling is the answer because it is not element of business opportunity. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. रुद्र कैफे एक ऑर्गेनिक कैफे जो दिल्ली में है, इसकी चेन है एंड रुद्र कैफे वांट टू एक्सपेंड द बिजनेस इन अदर सिटीज टू. दिल्ली में इनका एक कैफे है और इनको बाकी सिटीज में भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है एंड द कॉस्ट जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, डेयरी की एक्सेट्रा वो भी बढ़ती जा रही है. तो आरबीआई ने भी क्या किया है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं और बैंक लोन इसलिए लेना बहुत महंगा पड़ रहा है. तो कैफे ने जो अपना एक्सपेंशन का प्लान है कि बाकी सिटीज में भी कैफे को एक्सपेंड करना है, ये अभी डिले कर दिया प्लान और तब तक डिले किया है जब तक बैंक से जो बोरो करना है वो चीप ना हो जाए. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द मैक्रो एनवायरनमेंट अफेक्टिंग द रुद्रा कैफे. तो ये ऑप्शंस हैं टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. इनमें से द करेक्ट आंसर इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. तो जो ये ब्लू से हाईलाइटेड है ये आंसर्स है, करेक्ट ऑप्शन है. आई विल एडवाइज यू टू पॉज द वीडियो, रीड द केस स्टडी एंड देन कंपेयर द आंसर, राइट. अगर आप एक बार अपने आप ही सोचेंगे कि क्या करेक्ट आंसर है तो इट विल हेल्प यू. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 5 स्टेप्स. तो क्रिएटिविटी में ये 5 स्टेप्स होते हैं, आपको पता है. आइडिया जर्मिनेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, प्रिपरेशन, वेरिफिकेशन. लेकिन आपको इसमें बताना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दी स्टेप्स. तो ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी. तो फर्स्ट आता है आपका आइडिया जनरेशन, देन प्रिपरेशन, फोर्थ, सेकेंड इज इंक्यूबेशन. तो ये आपका फर्स्ट हो गया, प्रिपरेशन सेकेंड स्टेज, incubation third stage, right. Fourth is your this illumination and the fifth one is verification. तो इसके ऊपर डिटेल, ये वाला वैसे भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स ऑफ क्रिएटिविटी. अभी डिटेल में हम करेंगे. ये सारे 1 मार्कर हैं जो आपके ऑप्शन बेस्ड हैं, ये 1 मार्कर पेपर में आए हुए हैं. ओके, द फर्स्ट स्टेज इन द एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम इज. तो ये 4 ऑप्शंस है, मैं एक एक ऑप्शन रीड नहीं कर रही हूँ बिकॉज आगे काफी सारे क्वेश्चंस है केस स्टडी बेस्ड, सो दैट आई विल गोइंग टू रीड. बट अभी आप इसको एक बार ऑप्शंस को देखिए. करेक्ट आंसर जो है वो है अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग बाय एनालाइजिंग द नीड्स एंड प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट. ओके, नाउ रिया एक यंग एंटरप्रेन्योर है एंड शी हैज सेट अप वेंचर टू मैन्युफैक्चर बायोडिग्रेडेबल फूड कंटेनर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर वेस्ट. तो वो एक एंटरप्रेन्योर है, उसने एग्रीकल्चर वेस्ट को यूज करके जो है फूड कंटेनर्स बनाए हैं जो बायोडिग्रेडेबल है. तो उसने क्या किया था, उसने पहले प्रोडक्ट के फीचर्स, डिजाइन, रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए ये सब आइडेंटिफाई किए, फिर रिसोर्सेज को ऑब्टेन किया एंड उन रिसोर्सेज को यूज करके जो है
प्लान स्टार्ट किया फूड कंटेनर्स को बनाने का। सो इस तरह करके रिया ने जो है शी हैज फॉलोड दी स्टेप्स और एलिमेंट्स इन द इनोवेशन प्रोसेस। तो आपको बताना है नेक्स्ट एलिमेंट क्या है इन दिस प्रोसेस। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे पहले हमने ऊपर पढ़ा था क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि स्टेप्स ऑफ क्रिएटिविटी, एक ये इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी मैं लिख देती हूँ, स्टेप्स और एलिमेंट्स इन द इनोवेशन प्रोसेस। तो इसको भी आप अभी डिटेल में करेंगे हम इसे एक्सप्लेनेशन एक एक चीज की, बट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको तैयार करना है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, कमर्शियल एप्लीकेशन। ठीक है, डिटेल में अभी मैं इसका पूरा समझाऊंगी। सो नाउ एक्सप्लेन द फॉलोइंग टू प्रोसेस ऑफ स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। अभी मैंने आपको बताया था क्रिएटिविटी के 5 स्टेप्स हैं, यहाँ पे देखिए ये 5 स्टेप्स हैं, आइडिया जर्मिनेशन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। तो आपको स्पेसिफिकली इसमें बोला है कि इन 2 स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है, प्रिपरेशन को और वेरिफिकेशन को। तो प्रिपरेशन का मतलब क्या है, जैसे जैसे कोई आपको आइडिया जनरेट होता है, सो ऑन द बेसिस ऑफ द आइडिया, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्यूरोसिटी, राइट। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, ही स्टार्ट फाइंडिंग, लुकिंग फॉर द आंसर टू इम्प्लीमेंट द आइडिया। वो कोशिश करता है कि जो भी उसका इंटरेस्ट है, जो भी उसका आइडिया है, तो वो जो है आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहता है। सो ही डज सर्टेन प्रिपरेशन ताकि वो आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सके। तो अगर उसके पास आइडिया ये है कि उसको नया प्रोडक्ट या नया सर्विस लॉन्च करना है, मार्केट रिसर्च करता है वो, राइट। एंड देयरफॉर फर्स्ट स्टेज इज प्रिपरेशन। सेकेंड जो आपको एक्सप्लेन करना है वो है वेरिफिकेशन, ये लास्ट स्टेज है क्रिएटिविटी का। सो वेरिफिकेशन स्टेज को आपको पता होना चाहिए, इससे वैलिडेशन और टेस्टिंग स्टेज भी बोला जाता है। यहाँ पे आइडिया जो है वेरीफाई किया जाता है ताकि देखा जाए कि आइडिया की कोई वैल्यू है भी या नहीं। एंड दिस इज दी, आई मस्ट टेल यू, सबसे डिफिकल्ट फेज है क्रिएटिविटी का, क्योंकि यहाँ पे जब आप आइडिया को वेरीफाई करते हैं, आपको धीरे धीरे जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, वो भी दिखने लगती हैं कि ये आइडिया पॉसिबल है, फिजिबल है, प्रैक्टिकल है या नहीं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट प्रोसेस involves number of steps. Explain the next 2 steps after product identification that an entrepreneur should consider in this process. तो प्रोडक्ट आइडिया जब आप असेस करते हो, ठीक है, अब ये वाला जो है ये टॉपिक कौन सा है कि नाउ जो भी आइडिया आप जनरेट हुआ है, उस आइडिया को, उस अपॉर्चुनिटी को आप असेस करते हो, एनालाइज करते हो। तो आपको 2 स्टेप्स बताने हैं, इसमें भी काफी सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 2 स्टेप्स बताने हैं आफ्टर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के बाद पहला है एप्लीकेशन एंड यूज और दूसरा है लेवल ऑफ ऑपरेशन। एप्लीकेशन एंड यूज, तो जो भी आइडिया जनरेट हुआ है उसको एग्जामिन किया जाता है, क्या कि रियल लाइफ यूज, उसका रियल लाइफ यूज में क्या एप्लीकेशन रहेगी उस आइडिया की, राइट। अगर कोई भी पर्टिकुलर आइडिया है वो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम देखते हैं हम उस आइडिया को कैसे प्रेजेंटली यूज कर सकते हैं, कैसे उसको और मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको बेटर इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। सो दैट इज एप्लीकेशन एंड यूज। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज है एप्लीकेशन एंड यूज, यानी आपने आइडिया को एग्जामिन किया है कि उसका रियल लाइफ में कैसे एप्लीकेशन होगी उस आइडिया की। देन लेवल ऑफ ऑपरेशन, तो इसमें क्या होता है, आप ये देखते हैं कि जिस भी तरह का आपका कोई भी जो प्रोडक्ट है, आप जो बनाना चाह रहे हैं, मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योर क्या देखता है कि उस प्रोडक्ट को वो कहाँ प्रोड्यूस करेगा, कॉटेज इंडस्ट्री में करेगा या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मतलब लेवल ऑफ ऑपरेशन देखेगा कि कितना, किस स्केल पे प्रोडक्शन करनी है, स्मॉल स्केल में या लार्ज स्केल में। सो यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन
आइडिया और अपॉर्चुनिटी असेसमेंट। राइट, तो अभी तक स्टेप्स क्रिएटिविटी के थे, स्टेप्स इनोवेशन के हैं, देन स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन दी आइडिया असेसमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। रीना एक यंग एंटरप्रेन्योर है और उसने क्या नोटिस किया है कि जो अर्बन कंज्यूमर्स है, जो शहरों में कंज्यूमर्स रहते हैं, वो काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। वो प्रोडक्ट्स को डिमांड करते हैं जो न्यूट्रिशियस भी हो और कन्वीनियंट भी हो। तो रीना ने डिसाइड किया कि वो मार्केट को स्टडी करेगी ताकि उसको डिमांड पता लगे कि क्या ट्रेंड्स हैं डिमांड के, क्या ट्रेंड्स हैं सप्लाई के, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के क्या ट्रेंड्स हैं। और इस रिसर्च से उसको क्या पता लगा कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो हेल्थ फोकस डाइट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट्स प्रेफर कर रहे हैं जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने। तो इस बेसिस पे रीना ने डिसाइड किया कि वो बिजनेस स्टार्ट करेगी ऑफ प्रोड्यूसिंग रेडी टू ड्रिंक बॉटल जूसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लोकली ग्रोन ऑर्गेनिक सिट्रस एंड अदर फ्रूट्स। तो उसने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। कौन सा बिजनेस? रेडी टू ड्रिंक जूसेस का। और ये जूसेस कहाँ से एक्सट्रैक्ट होंगे? ऑर्गेनिक फ्रूट से होंगे। सो आपको इस केस स्टडी में लाइंस कोट करनी है, जिससे आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से, और एक्सप्लेन भी करना है आइडिया फील्ड्स जो डिस्कस की है इस केस में। राइट, आइडिया फील्ड क्या होता है? व्हाट इज आइडिया फील्ड? कि आपको जो भी एक पर्टिकुलर आइडिया है वो जनरेट हुआ है, वो किस फील्ड से रिलेट हुआ है। देयर आर मेनी, सो मेनी आइडिया फील्ड्स। जैसे यहाँ पे कौन सी आइडिया फील्ड है? फर्स्ट इज डिमांड ड्रिवन आइडिया और मार्केट ड्रिवन आइडिया। तो जैसे ये लाइन थी ना कि शी डिसाइडेड टू स्टडी द मार्केट, उसने पहले डिसाइड किया कि वो मार्केट को स्टडी करेगी ताकि पता लगे कि डिमांड, सप्लाई और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के क्या ट्रेंड है। सो मार्केट रिसर्च एक एफर्ट है। क्यों किया जाता है? ताकि इंफॉर्मेशन गैदर हो अबाउट द मार्केट, अबाउट द कस्टमर प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा। दूसरी फील्ड है आइडिया फील्ड नेचुरल रिसोर्सेज। राइट, सो यहाँ पे रीना ने लाइन जो कोट कर रही हूँ मैं, कि रीना ने डिसाइड किया था कि वो बिजनेस स्टार्ट करेगी। कौन सा? रेडी टू ड्रिंक बॉटल जूसेस का। और ये जूसेस कहाँ से एक्सट्रैक्ट होंगे? ऑर्गेनिक सिट्रस जूसेस से। सो आइडिया जो है वो कैन बी जनरेटेड बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। आइडिया फील्ड का मतलब है कि जो आइडिया जनरेट होते हैं, ठीक है, वो बहुत बेसिस में जो है, दे आर जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फील्ड्स। जैसे आइडिया जो है वो मार्केट के बेसिस में भी जनरेट हो सकता है कि मार्केट को आप स्टडी करते हो, फिर आपको पता लगता है अच्छा कस्टमर्स को ये डिमांड है, कस्टमर के ये टेस्ट है, एंड देन द पर्टिकुलर ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रिसर्च आइडिया इज जनरेटेड। इसी तरह नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस में भी आइडिया जनरेट होता है। सो प्रोडक्ट और ये सर्विस जो है वो आप कहाँ से डिराइव कर सकते हो? नेचुरल रिसोर्सेज से, एग्रीकल्चर से एक्सेट्रा। राइट, नेक्स्ट। कविता एक स्मॉल रेस्टोरेंट ओन करती है अपनी सिटी में, एंड उसका हमेशा ये एम रहता है कि वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहे। तो उसने क्या किया, वो उसका एक और वो स्ट्रैटेजी फॉलो करती है कि वो अपने रेस्टोरेंट में रेगुलरली जाती है और बाकी रेस्टोरेंट्स भी विजिट करती है, वहाँ पे स्पेंड टाइम करती है, एंड शी बेसिकली वॉच ऑब्जर्व्स व्हाट पीपल आर ईटिंग। लोगों को ऑब्जर्व करती है, लोग क्या खा रहे हैं, लोगों ने क्या पहना हुआ है, लोग क्या करते हैं। और कस्टमर से भी वो बात करती है ताकि उनसे पता लगे कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या खरीदते हैं एक्सेट्रा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस केस स्टडी आपको कोट करनी है लाइंस और बताने हैं 2 ways ऑफ ट्रेंड स्पॉटिंग यूज्ड बाय कविता। Okay, now another important question from examination point of view is ways of trend spotting. मैं आपको साथ साथ क्वेश्चंस भी बताती जा रही हूँ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एक है स्टेप्स ऑफ क्रिएटिविटी, एक है स्टेप्स ऑफ इनोवेशन, देन दिस वेज ऑफ ट्रेंड स्पॉटिंग थर्ड हो गया। फोर्थ आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन दी आइडिया असेसमेंट, या आइडिया को जब असेस करना है तो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी तक 4 मेन क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो कौन से वेज जो है ट्रेंड स्पॉटिंग के कविता ने यूज किए हैं? फर्स्ट इज
वॉच ट्रेंड्स, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, एंटरप्रेन्योर जो है स्पेंड करता है टाइम लोगों को ऑब्जर्व करने में, वॉच करने में, कस्टमर्स क्या खा रहे हैं, क्या पहनते हैं, क्या यूज करते हैं। तो यहाँ पे कविता ने ये वॉच ट्रेंड यूज किया है, जैसे इसमें लिखा था कि शी मेक्स इट अ पॉइंट कि वो रेस्टोरेंट रेगुलरली जाती है, राइट, स्पेंड करती है टाइम वहां पे, लोगों को ऑब्जर्व करती है। दूसरा है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ, टॉक ट्रेंड्स। So talk trends and watch trends, right? टॉक ट्रेंड्स में क्या था कि ये भी एक ट्रेंड स्पॉटिंग स्ट्रैटेजी है, टेक्टिक है। इसमें लोगों से बात की जाती है, टॉकिंग टू द पीपल। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है, कस्टमर से ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरेक्ट करता है, बात करता है, ताकि उनके माइंड में क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनका क्या खरीदते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर से बात करके एंटरप्रेन्योर को पता लगती है। सो यहाँ पे भी देखिए, शी ऑल्सो टॉक टू द कस्टमर टू गेट, ये वाली लाइन जो थी आप कोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सिलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस डिपेंड अपॉन मेनी फैक्टर्स। तो जो भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस सिलेक्ट करते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो while assessing the market, entrepreneur has to prepare details based on these factors। तो जब भी entrepreneur मार्केट को assess करता है, एनालाइज करता है, तो उसको सारे फैक्टर्स को डिटेल में जो है स्टडी करना होता है। एक्सप्लेन एनी टू सच फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए ये 4 फैक्टर्स लिस्ट किए हुए हैं, लेकिन आपको पेपर में जब स्पेसिफिकली पूछा जाए बेटा कि 2 ही फैक्टर्स बताने, तो आप सिर्फ 2 ही फैक्टर्स बताएंगे। तो जब भी मार्केट असेस होती है, एंटरप्रेन्योर जो है इन फैक्टर्स को एनालाइज करता है कि प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने से पहले कि कौन सा प्रोडक्ट एंटरप्रेन्योर मैन्युफैक्चर करेगा, लॉन्च करेगा, उससे पहले वो क्या स्टडी करता है कि उस प्रोडक्ट की मार्केट साइज कितना है, साइज ऑफ द मार्केट क्या है, कि लोकल मार्केट है या मार्केट जो है स्टेट लेवल है, नेशनल इंटरनेशनल मार्केट है। सो मार्केट का साइज स्टडी किया जाता है, टारगेट मार्केट को स्टडी किया जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट आप सोच रहे हैं बनाने का, वो कौन सी मार्केट को सर्व करेगा, लोकल मार्केट को, स्टेट लेवल मार्केट को, नेशनल मार्केट को, कितनी डिमांड रहेगी, कौन से कंज्यूमर्स रहेंगे, उनका प्रेफरेंसेस क्या होगा, उनके टेस्ट क्या होंगे। तो यहाँ पे ये देखा जाता है। सबसे पहले ऐसे ही वो प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर लेगा, राइट। तो डिमांड को एनालाइज करेगा कि प्रोडक्ट की डिमांड कौन कौन सी मार्केट से आ सकती है, नेशनल मार्केट से आएगी, इंटरनेशनल मार्केट से आएगी, या लोकल मार्केट से आएगी, मार्केट साइज क्या होगा। देन ही विल ऑल्सो एनालाइज एंड स्टडी सप्लाई एंड नेचर ऑफ द कंपटीशन। तो जब भी मार्केट को वो स्टडी करेगा एंटरप्रेन्योर, वो देखेगा कि सप्लाई पोजीशन क्या है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बाय द एंटरप्रेन्योर, राइट। वो ये भी स्टडी करेगा कि जितने भी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, वो कितना सप्लाई कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी सेम टाइप की प्रोडक्ट की मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं। सो उससे क्या, इट शुड ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट फ्यूचर सप्लाईज फ्रॉम पॉसिबल एंट्रेंट इन द फील्ड। अब इसका क्या मतलब है, इसमें एंटरप्रेन्योर सिर्फ ये नहीं स्टडी करेगा कि जितने एक्सिस्टिंग सप्लायर्स हैं या कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या सप्लाई कर रहे हैं, वो ये भी देखेगा कि फ्यूचर में और भी जो नए अगर प्लेयर्स मार्केट में आते हैं वो भी कितना प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हैं। फिर कॉस्ट देखेगा, प्रोडक्ट की प्राइस देखेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट क्या रहेगी प्रोडक्ट की, ठीक है। और ये भी देखेगा कि जो कॉस्ट पे वो प्रोडक्ट को सप्लाई करना चाह रहा है, कंपेयर करेगा विद द अवेलेबल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन प्रोजेक्ट इनोवेशन एंड चेंज। सो यहाँ पे मार्केट असेसमेंट में क्या होगा कि कितनी इनोवेशंस और चेंजेस ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स जो मार्केट में एग्जिस्टिंग है वो कितनी इनोवेशन कर रहे हैं, कितने चेंजेस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को भी एनालाइज किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, one has to carefully assess, entrepreneur has to assess and take into account while analyzing the market. So again I am repeating, steps of creativity, steps of innovation, then ways of trend spotting, ये वाला हो गया।
फिर उसके बाद मार्केट, ये वाला सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस डिपेंड अपॉन मेनी फैक्टर्स, तो assessing the market is based on many factors, ये भी important question है और ये काफी अभी देखेंगे आगे कि कितनी बार ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे. नाउ आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. तो इनमें से आपको बताना है बिजनेस अपॉर्चुनिटी का एलिमेंट कौन सा है, राइट. सो द आंसर इज एश्योर्ड मार्केट स्कोप. देन वरद बुक्ड अ फ्लाइट फ्रॉम वासिक टू नाबिक. तो जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचा उसको इन्फॉर्म किया गया कि उसकी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है और एयरलाइन ने ऑफर किया कि 10 घंटे के बाद उसको दूसरी फ्लाइट मिल जाएगी. वरद जो है वो इससे सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि उस फ्लाइट की कैंसिलेशन की वजह से उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग मिस हो गई है और उसने एयरलाइंस वालों से रिफंड डिमांड की और कंपनसेशन भी डिमांड की है एज पर दी एविएशन regulations. So macro environmental factor under which वरद demanded refund for his cancelled flight date. तो वरद ने किस environmental factor, macro environmental factor के basis में compensation और refund demand किया है? It is legal. ये 4 options आपको पेपर में दिए हैं, आपको correct choose करनी है. It is legal. Then which of the following is not objective of problem identification? तो ये जो है अगेन ऑप्शंस है ABCD, राइट. 4 ऑप्शंस आपको दी हुई हैं, आपको करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है. द करेक्ट ऑप्शन इज टू बी क्रिएटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. पुलिन लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है. कंपनी ने ऑब्जर्व किया कि डॉक्टर्स जो है वो मेडिसिन की डोसेज, कितनी डोज मेडिसिन की पेशेंट को मिलनी चाहिए, उसको कैसे मॉनिटर करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से, जैसे सिरिंज एक्सेट्रा, cumbersome method है. So therefore this company has developed a new process of implanting the medicine in the patients for constant discharge of regulated dosage into the bloodstream. तो इस कंपनी ने एक नया मेथड जो है वो इन्वेंट किया है, डेवलप किया है ताकि पेशेंट्स को जो मेडिसिन मिलनी चाहिए, राइट, कैसे वो दी जा सकती है विदाउट यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड. So identify the type of idea field. Type of idea field is creative efforts. Second is आपको 2 ways बताने हैं कि in which such type of ideas can be generated. So ये 5 ways दिए हुए हैं, लेकिन आपको क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली 2 ways बोले आपको 2 ही लिखने हैं. So ways in which creative ideas can be generated. First है you can develop a new product service. इम्प्रूव कर सकते हो अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो. एंड आप यू कैन फाइंड अ न्यू प्रोसेस और रिसोर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट. नई मार्केट्स जो है वो भी फाइंड कर सकते हो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए. यू कैन ऑल्सो फाइंड न्यू यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. तो ये सारे क्रिएटिव आइडियाज है कि अगर कोई या फिर नया प्रोडक्ट आप डेवलप करो और अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो उसको इम्प्रूव करो, या नया कोई प्रोसेस निकालो, नई मार्केट सर्च करो, या कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका नया यूज, नई एप्लीकेशन फाइंड आउट करो. ओके, व्हाट इज मेंट बाय आइडिया जर्मिनेशन. आइडिया जर्मिनेशन का मतलब क्या है? ये सीडिंग स्टेज है ऑफ अ न्यू आइडिया. ये स्टेज है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर जो है वो उसको बेसिकली कोई लगता है कि कोई एक अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही है, राइट. सो ये जो आइडिया जर्मिनेशन है ये क्यों होता है? ये डिपेंड करता है कि इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट एंड क्यूरोसिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर, राइट. अगर आपको देखो आइडिया जर्मिनेशन, आइडिया तभी जर्मिनेट होता है जब एंटरप्रेन्योर को लगता है कि यहाँ पे ये चीज मिसिंग है. अगर उसको ये पता लगता है, जैसे सपोज आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, राइट. अगर मेरे घर के आसपास कोई भी स्टेशनरी शॉप नहीं है तो मुझे वो चीज मिसिंग लगती है, और जैसी मिसिंग लगेगी तो मुझे लगेगा ये एक अपॉर्चुनिटी, अगर मैं यहाँ पे स्टेशनरी शॉप खोलूं सो आई कैन इजिली रन इट इन अ सक्सेसफुल वे. वो बिजनेस काफी सक्सेसफुल होगा क्योंकि I can see it as an opportunity because nobody is already having the stationery shop in this place. तो ये फिर आइडिया वहीं से जर्मिनेट होता है
जब कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है। नेक्स्ट, आपको एनालिटिकल प्लानिंग और रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करना है एज एलिमेंट ऑफ इनोवेशन प्रोसेस, राइट। सो एनालिटिकल प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि केयरफुली आइडेंटिफाई करना है प्रोडक्ट, सर्विस, फीचर्स एंड कौन कौन से रिसोर्सेज जो चाहिए होंगे। तो एनालिटिकल प्लानिंग का मतलब क्या, आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होंगे, डिजाइन क्या होगा, कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे। रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे दो चीजें बोली है, एनालिटिकल प्लानिंग एंड रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। सो एनालिटिकल प्लानिंग तो ये हो गई कि यू आर प्लानिंग, यू आर एनालाइजिंग, यू आर आइडेंटिफाइंग कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट कैसा होगा, डिजाइन कैसा होगा, कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे। रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि रिसोर्सेज को ऑब्टेन करना, ठीक है, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन कैपिटल, रिसोर्सेज, इन सबको ऑब्टेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस डिपेंड अपॉन मेनी फैक्टर्स। तो ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन अभी अभी मैंने करवाया है, ये रिपीट है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, मार्केट को असेस करते हैं, तो एंटरप्रेन्योर जो है वो फैक्टर्स को एनालाइज करता है। ये अभी किया था हमने, डिमांड को देखता है, सप्लाई को देखता है, कॉस्ट, प्राइस, इनोवेशन, चेंज, तो ये हम कर चुके हैं। इसी तरह all ideas need not necessarily become sound business opportunity। सारे आइडियाज जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं बनते हैं। तो जब भी कोई आइडिया आपको आता है, एंटरप्रेन्योर को आता है, उसको असेस करना है कि वो आइडिया कितना, उसमें पोटेंशियल है, कितना फीजिबल है। तो बहुत सारे स्टेप्स जो है इन्वॉल्व होते हैं इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द आइडिया। तो आपको ये स्टेप्स एक्सप्लेन करने हैं, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, एप्लीकेशन एंड यूज, लेवल ऑफ ऑपरेशन। तो ये भी हम कर चुके हैं, रिपीट है ये क्वेश्चन। हमने यहाँ पे क्या किया था, जो लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ऊपर, वो ये था प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के बाद कौन से दो स्टेप्स आते हैं। तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के बाद एक आता है एप्लीकेशन और दूसरा आता है लेवल ऑफ ऑपरेशन। तो अभी यहाँ पे आपको तीनों स्टेप्स बताने, राइट। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा था, let me just, yes, I think ऊपर ही है, ये रहा क्वेश्चन। यही था कि जब भी आपको कोई आइडिया आता है, ठीक है, तो उसको आप एनालाइज करते हो, असेस करते हो, कौन कौन से स्टेप्स हैं, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, देन एप्लीकेशन, लेवल ऑफ ऑपरेशन, ये किया था। तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एक बार कर लेते हैं इधर। यस, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है कि द आइडिया शुड लीड द एंटरप्रेन्योर टू टू अ डेफिनेट प्रोडक्ट विच ही कैन सेल। कि इसमें जो है आइडिया ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योर जो है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल कर सके। आइडिया ऐसा होना चाहिए जिससे एंटरप्रेन्योर को एक जो है प्रोडक्ट उसको लगे कि हाँ, ये वाला आइडिया ऐसा है कि इसके बेसिस में आई कैन definitely make a product which is easy for me to sell in the market। फिर एप्लीकेशन एंड यूज, आइडिया को एग्जामिन करना चाहिए कि उसका रियल लाइफ यूज क्या है। लेवल ऑफ ऑपरेशन, कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस स्केल में हम लोग उसको बनाएंगे, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, एक्सेट्रा। तो ये रिपीट ही था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिमिको एयरलाइंस ने प्लान किया है कि वो ऑपरेशंस अपने बढ़ाएगा, ठीक है, और कैसे कि दिस एयरलाइन बेसिकली प्लान्स टू स्टार्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स फॉर सम टू सम न्यू कंट्रीज। लेकिन मैनी ऑफ दीज कंट्रीज वेयर दिस एयरलाइंस वांटेड टू ऑपरेट, द गवर्नमेंट हैड स्ट्रिक्ट फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन एंड इश्यूज रिलेटेड टू द लैंडिंग राइट्स। तो अब ये कंपनी जो है, एयरलाइंस कंपनी, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट करना चाहती है, लेकिन जिन कंट्रीज में ये स्टार्ट करना चाहती है वहां पे गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट ट्रेड रेगुलेशंस हैं, राइट। एक तो ये वाली प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है कि फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो कॉस्ट बढ़ गई है, एंड देयर इज अ फॉल इन द कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो
महंगाई बढ़ गई है, जिसकी वजह से एयर ट्रेवल की डिमांड कम हो गई है। इसलिए एयरलाइंस ने डिसाइड किया कि मैं अभी ये जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स का एक्सपेंशन मेरा आइडिया है उसको मैं पोस्टपोन कर देती हूँ। सो आइडेंटिफाई करना है कि दो मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसकी वजह से एयरलाइन को अपने एक्सपेंशन प्लान्स को पोस्टपोन करना पड़ रहा है। तो फर्स्ट इज पॉलिटिकल, पहला तो है, जस्ट अ सेकेंड बेटा, फर्स्ट इज पॉलिटिकल एंड द सेकेंड इज इकोनॉमिक। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, ट्रेड रेगुलेशंस एक्सेट्रा, लैंडिंग राइट इन फॉरेन कंट्रीज। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या आता है? इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्पोजेबल इनकम, ये सारा आता है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब है वो इकोनॉमिक आइडिया जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि बिजनेस को हम क्रिएट कर सके, प्रॉफिट्स अर्न कर सके। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब है वो आइडिया जिससे आप बिजनेस सेटअप कर सकते हो एंड द मेन इंटेंशन इज टू अर्न द प्रॉफिट, राइट। तो एंटरप्रेन्योर को अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करने से पहले ये दो चीजें इंश्योर कर लेनी चाहिए कि देयर इज अ गुड मार्केट, एक तो गुड मार्केट होनी चाहिए प्रोडक्ट की जो वो बनाना चाह रहा है, और दूसरा जितनी भी इन्वेस्टमेंट वो करना चाह रहा है एंटरप्रेन्योर, उसमें रेट ऑफ रिटर्न शुड बी अट्रैक्टिव, तभी वो अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करेगा। देन व्हाट इज मेंट बाय आइडिया फील्ड्स। तो ये भी अभी हमने ऊपर किया था ना, आइडिया फील्ड कौन सी होती है? ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएटिव एफर्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो केस स्टडी की थी, राइट। तो अभी हम डिटेल में भी करेंगे कि कौन कौन सी आइडिया फील्ड्स हो सकती हैं, लेकिन आइडिया फील्ड्स को अगर डिस्क्राइब करना है तो आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इट इज अ कन्वीनियंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ आइडिया। नाउ apart from the verbal information from the customer, wholesaler, retailer and consultant, आपको बताने हैं 4 source of collecting information for scanning the environment। अगर environment को scan करना है तो आपको वो 4 source बताने हैं जिससे आपको information मिल सकती है। सबसे पहला तो यही है, information कैसे मिलेगी? आप verbally customer से, wholesaler से, retailer से, distributor से, कंसल्टेंट से आप वर्बली आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। दूसरा, आप जो है आपको 4 और सोर्स बताने हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। सो जो फर्स्ट तो वही वाला हो गया कि मैंने जो बताया, वर्बल इंफॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा, कंपनी के रिकॉर्ड्स को भी आप एनालाइज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन पाने के लिए। देन गवर्नमेंट पब्लिकेशंस थर्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, एंड देन पब्लिकेशन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 2 बेसिक क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज क्या है? दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, एंड उनमें हमेशा एक ज़ील होती है टू लर्न, टू बिकम अ बेटर लीडर। Explain the process of transformation of idea into the viable opportunity with the help of a diagram। तो आपको ये वाला डायग्राम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बनाना है। इसमें देखो आइडिया जो है वो आपको बताना है इस डायग्राम के थ्रू कि हाउ दिस आइडिया हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द वायबल अपॉर्चुनिटी। तो ये जो आइडिया है, ये आइडिया प्रोसेस होता है। प्रोसेस का मतलब आप देखते हैं कि ये जो आइडिया एंटरप्रेन्योर को जो भी आइडिया आया है, क्या वो प्रैक्टिकल है, क्या वो फिजिबल है, उस आइडिया को एग्जामिन किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, राइट। कि उसको देखा जाता है क्या ये प्रैक्टिकल है या नहीं, और कैसे ये आइडिया को एनालाइज किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है बाय यूजिंग द स्किल्स, नॉलेज, कॉम्पिटेंसीज, क्रिएटिव थिंकिंग। तो एंटरप्रेन्योर की नॉलेज, स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज, क्रिएटिव थिंकिंग को ही यूटिलाइज एंड he process the idea so that it can be converted into viable opportunity। Now first 3 steps आपको बताने हैं in the process of idea and opportunity assessment। तो ये रिपीट है,
क्वेश्चन, आइडिया और अपॉर्चुनिटी असेसमेंट में कौन से स्टेप्स हैं? हम कर चुके हैं प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, एप्लीकेशन यूज एंड लेवल ऑफ ऑपरेशन। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार, 3 बार तो रिपीट हो चुका है। आइडिया और अपॉर्चुनिटी असेसमेंट के स्टेप्स in the process of idea and opportunity assessment कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, एप्लीकेशन एंड यूज एंड द थर्ड वन इज लेवल ऑफ ऑपरेशन, राइट। इसमें और भी हैं, आपको इसमें सिर्फ फर्स्ट 3 बताने हैं, लेकिन आई हैव लिस्टेड ऑल, ठीक है। कॉस्ट भी है, ये भी हम कर चुके हैं कि एंटरप्रेन्योर को जो है कॉस्ट कंपेयर करेगा। पहले ही विल फाइंड आउट कि उसके प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। एंड एंटरप्रेन्योर मस्ट फॉलो द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिफोर डिसाइडिंग द सेलिंग प्राइस। पहले तो एंटरप्रेन्योर कॉस्ट प्राइस अपना प्रोडक्ट का डिसाइड करेगा, और सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हुए ही हैज टू बेसिकली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कि कॉस्ट क्या थी प्रोडक्ट की, क्या कॉस्ट जो है इट इज कंपेरेबल विद दी व्हाट अदर कॉम्पिटिटर्स आर चार्जिंग फॉर देयर प्रोडक्ट एक्सेट्रा। फिर कंपटीशन भी एनालाइज किया जाता है कि मार्केट में कंपटीशन कितना है, competitors जो हैं whether they are able to excel, they are much in a better position, सारी चीजें एनालाइज की जाती हैं। टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, सो किस तरह की टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए, ये भी देखा जाता है, ठीक है। देन एनुअल टर्नओवर एंड प्रॉफिट मार्जिन, एंटरप्रेन्योर को एग्जामिन करना है कि एक्सपेक्टेड टर्नओवर कितना रहेगा, मार्केट शेयर कितना रहेगा, एक्सेट्रा। What is meant by analysis of environment? State 4 sources of collection of the information. तो ये 4 sources हम कर ही चुके हैं, कंपनी के रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये फोर्सेस वाला 4 sources जो है ये तो रिपीट है कि एनवायरमेंट की इंफॉर्मेशन किन किन सोर्स से मिल सकती है, होलसेलर, रिटेलर, ये भी किया था। एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंट या एनवायरमेंटल एनालिसिस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एनवायरमेंट को मॉनिटर करना, स्टडी करना, ताकि पता लगे कि एनवायरमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, आई थिंक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर केस स्टडी आई शुड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अदरवाइज ये वीडियो अननेसेसरली काफी लंबी हो जाएगी, राइट। सो व्हाट आई विल डू, I will break this unit right into 2 parts. ये अभी हमने जो इस वीडियो में कवर किए हैं important questions, ये part 1 है। part 2 में मैं इसी तरह continue करूंगी with more such important questions from the board examination point of view. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.